मॉर्निंग। तो दोस्तों, इस 13वें एपिसोड में स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स के हम पार्टिकल को एज ए स्टैंडिंग फोटॉन इन्वेस्ट विद फ्लक्चुएटिंग ग्रेविटी नोट्स की तरह विजुलाइज करेंगे। अरे बहुत कुछ ज़्यादा हमने कह दिया। हाँ, जो लोग पिछला एपिसोड नहीं देख पाए हैं उनके लिए थोड़ा सा रिकैप बता देते हैं कि हम ये मॉडल किस तरह से डेवलप किया। दरअसल रदरफोर्ड मॉडल पहला मॉडल था, प्लानेटरी वे में डिजाइन किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। परंतु इस मॉडल में दिक्कत ये थी कि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे तो मतलब एसेलेरेट करेंगे, और एसेलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लूज करेंगे, जिसके कारण रेडियाई धीरे धीरे कम होती जाएगी और अंततः इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सिंक कर जाएगा। तो रदरफोर्ड मॉडल जो था बहुत अट्रैक्टिव तो था, परंतु वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं डिफाइन कर पा रहा था, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। फिर बोर पॉस्टुलेट में ये हुआ कि सर्टेन ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो लूज नहीं करेंगे, जिससे एटम की स्टेबिलिटी का रास्ता खुलता है। पर समस्या ये है कि न्यूक्लियस वही है, फील्ड वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और भले ही चाहे बोर ऑर्बिट हो चाहे रदरफोर्ड ऑर्बिट हो, इलेक्ट्रॉन अगर सर्किल में रोटेट करेगा तो एसलेट करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा। तो बोर पॉस्टुलेट के पीछे एक्चुअली में एक फिनोमिना जोड़ने की आवश्यकता थी, और वो फिनोमिना हमने जोड़ा। जी हाँ, स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल में हमने अपने पुराने एपिसोड्स में हाइपोथेसिस दी या बताने की कोशिश की कि जब भी इलेक्ट्रॉन, या तो रदरफोर्ड या फिर आप उसे बोर ऑर्बिट कहिए, जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर वे में रोटेट करने जा रहा है या कर रहा है तो मास एनर्जी कन्वर्जन से क्या होता है प्रिमरली कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सिंगल पार्टिकल से डिस्पर्स्ड क्लाउड में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चार्ज लिए हुए डिस्पर्स क्लाउड में, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द असेंबल होते हैं, और न्यूक्लियस के साथ सेंटर नोड के साथ ये छोटे छोटे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो क्लाउड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये एक तरह से नोड्स का काम करते हैं सब मिलकर, और इनके मध्य क्या रहती है, स्टैंडिंग वेव। वो स्टैंडिंग वेव कहीं और से नहीं एनर्जी पाती है, प्रिमरली वो एनर्जी जो पाती है जो इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा मास एनर्जी कन्वर्जन से, तो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल की कुछ एनर्जी स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में इन क्लाउड के मध्य, और न्यूक्लियस भी एक नोड है, इनके मध्य स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में रहती है। हमने पिछले मॉडल्स में एवरीथिंग वेव एवरीथिंग पार्टिकल में ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी एपिसोड में कि ये नोड्स जो हैं वो एक्चुअली में दो, एक रस्सी में जो स्टैंडिंग वेव होती है उसके दोनों तरफ जो खूंटे रिजिड होते हैं उस तरह के नोड्स नहीं हैं। ये नोड्स जो हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है और फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो नोड्स हैं ये पार्टिकल्स यहाँ पे फ्लक्चुएट करते हैं, और फ्लक्चुएशन भी किसी और के कारण नहीं होता है, मास एनर्जी कन्वर्जन के कारण होता है, और इस फ्लक्चुएशन के वजह से जो इन पार्टिकल में चार्ज है वो भी फ्लक्चुएट करता है, जिसके कारण ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, इनके सरफेस पे नोड इसीलिए बन पाता है स्टैंडिंग वेव का, क्योंकि स्टैंडिंग वेव से संबंधित हाफ वेव जब इन पार्टिकल के सरफेस पर पहुंचती है तो उसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर सके या मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर सके, तो इसके लिए ज़रूरी है पार्टिकल्स फ्लक्चुएट करें, और फ्लक्चुएट करने से क्या होगा कि जो भी हाफ वेव इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने या घटाने की कोशिश करेगी उसको वो नेगेट कर देते हैं। इस तरह से पार्टिकल फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल के सरफेस पर हमेशा एक नोड मिल जाता है। और पार्टिकल क्यों फ्लक्चुएट करते हैं, वो मास एनर्जी कन्वर्जन से, क्योंकि जो भी स्टैंडिंग वेव इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पार्टिकल्स के मध्य है वो स्टैंडिंग वेव से एनर्जी पार्टिकल्स के मास में, और मास से एनर्जी स्टैंडिंग वेव में आपस में चेंज होती रहती है। और यही नहीं, कई पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन टूट गया है तो दो पार्टिकल के मध्य जो भी स्टैंडिंग वेव है उसकी हाफ वेव, चूँकि पार्टिकल फ्लक्चुएट कर रहा है मास एनर्जी कन्वर्जन से, तो वो हाफ वेव आगे जाके दूसरी जो हाफ वेव है वही पार्टिकल जो दूसरी तरफ स्टैंडिंग वेव बना रहा है उसकी हाफ वेव से इंटरेक्ट भी कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो पार्सली ट्रांसपेरेंट है, पार्सली वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल्स जो हैं स्टैंडिंग
वेव से संबंधित हाफ वेव को कुछ पास भी हो जाने देते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाने देते हैं फ्लक्चुएशन के कारण, और इसके ज़रिए जो होता है पार्टिकल्स क्या बोलते हैं वो फ्लक्चुएट कर रहा है, मास भी गेन कर सकता है, मास भी लूज कर सकता है, और इसी के साथ ये मास जो है जो दूसरा पार्टिकल स्टैंडिंग वेव से जुड़ा है वहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एक्चुअली में मास का भी ट्रांसफरेंस जो है फ्लक्चुएटिंग नोड्स के मध्य या पार्टिकल्स के मध्य हो सकता है, जो कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन कर सकता है, जो हम इलेक्ट्रॉन में देखते हैं। दूसरी तरफ ये पार्टिकल्स अगर फ्लक्चुएट कर रहे हैं और इनमें चार्ज है तो एक तरह से इसमें स्पिन के भी गुण हम देख सकते हैं। तो ये मॉडल यहाँ तक समझाने में बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इस क्लाउड के फॉर्म पे है और न्यूक्लियस एक सेंट्रल नोड की तरह काम कर रहा है और इनके मध्य स्टैंडिंग वेव है, तो हम ये भी देखते हैं चूँकि नोड्स जो हैं वो फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं और कोई रिजिड भी हो सकते हैं, थोड़ा सा कभी वो खुल भी सकते हैं ना। जब तो इन स्थितियों में जो भी हाफ वेव है दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्टैंडिंग वेव के करस्पॉन्डिंग, वो दो पार्टिकल्स के मध्य जो एक ही इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो दूसरे पार्टिकल के मध्य स्टैंडिंग वेव के हाफ वेव से इंटरेक्ट करेगी, और पूरा जो स्टैंडिंग वेव जो जनरेट होगी इन पार्टिकल्स के मध्य वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रही है। और जहाँ कहीं भी नोड्स ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे तो वहाँ पे आप कुछ एक रेंज में आप वेवलेंथ स्टैंडिंग वेव्स की पाएंगे, एक सिंगल वेवलेंथ नहीं पाएंगे बल्कि एक रेंज में वेवलेंथ आप पाएंगे, एक रेंज में पाएंगे, ठीक है ना। जो भी रेंज है वही जो रेंज है एक्चुअली में वही जो स्टैंडिंग वेव की जो वेवलेंथ है जो थोड़ी सी रेंज में रहती है वही अनसर्टेनिटी का कारण भी बनती है, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का कारण, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसी के साथ साथ ये जो क्लाउड में क्या बोलते हैं पार्टिकल्स एक तरह से स्फीयर और क्लाउड में फैल जाता है, और आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है, तो इस तरह से पोजीशन में भी आप क्या बोलते हैं अनसर्टेनिटी देख लेते हैं। खैर, सो फार सो गुड। अब आप इलेक्ट्रॉन को एज एन स्टैंडिंग वेव देखिए जिसमें उसकी एनर्जी स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में है और उनके मध्य क्या है फ्लक्चुएटिंग नोड्स है जो मास गेन भी कर सकते हैं, लूज भी गेन कर सकते हैं। तो इसलिए ये नोड्स क्या है फ्लक्चुएटिंग ग्रेविटी नोड्स हैं। क्या है फ्लक्चुएटिंग ग्रेविटी नोड्स हैं, और ये सब के बीच में क्या है स्टैंडिंग वेव है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब अगर कोई फोटॉन की एनर्जी पाता है, फोटॉन जो एक तरह से प्लेन वेव आप एज्यूम करिए उसका एक पार्सल एज्यूम कर लीजिए, तो जैसे ही वो एनर्जी पाता है तो ये स्टैंडिंग वेव हायर ऑर्बिटल में चली जाती है, हायर स्टैंडिंग वेव में चली जाती है। इसके रिवर्स में आप देखिए कि जब हायर स्टैंडिंग वेव से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं वो वापस फोटॉन को लूज कर देता है। तो स्टैंडिंग वेव से फोटॉन कैसे निकलेगा? स्टैंडिंग वेव से फोटॉन ऐसे निकलेगा कि मान लीजिए दो खूंटे हैं, उनके बीच में स्टैंडिंग वेव रस्सी की है, एक खूंटा गायब हो जाए तो हाफ वेव आगे बढ़ जाएगी, इसी तरह दोनों खूंटा गायब हो जाए तो वो भी आगे बढ़ जाएगी। तो इसी तरह जो स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉन से संबंधित और उसके पार्टिकल्स के मध्य और न्यूक्लियस के मध्य, वो क्या बोलते हैं ये पार्शली ट्रांसपेरेंट नोड्स में वो मूव कर रही है। जब भी नोड्स सिस्टमेटिक वे में ज़्यादा खुल जाएंगे तो इनकी क्या बोलते हैं इनसे संबंधित जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है वो खुल के बाहर की ओर चला जाएगा। इस तरह से फ्री फोटॉन क्या बोलते हैं रिलीज होगा जब हायर स्टैंडिंग वेव से लोअर स्टैंडिंग वेव में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल मूव करेगा। तो इस तरह से एक फ्री प्रोटॉन जो कहीं ना कहीं प्लेन वेव का एक पार्सल है उस तरह क्या बोलते फोटॉन लूज करेगा। और ठीक इसके रिवर्स में यही जब फोटॉन आएगा तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा। आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी किसी ऑर्बिटल में स्टैंडिंग वेव और क्लाउड के फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस जहाँ सेंट्रल नोड का काम कर रहा है, तो वहाँ पे जब भी h/μ0 या वर्क फंक्शन से ऊपर की फ्रीक्वेंसी या फोटॉन मिलेगा तो उस फोटॉन से इलेक्ट्रॉन इतनी बड़ी स्टैंडिंग वेव बना लेता है इस हायर लेवल की कि वहाँ पे न्यूक्लियस नोड की तरह काम करना बंद कर देता है और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से ही बना होता है, उनके मध्य स्टैंडिंग वेव होती है। तो ये स्टैंडिंग वेव जो न्यूक्लियस का एक खूंटा है उससे आज़ाद हो जाती है। तो
तो जैसे ही ये स्टैंडिंग वेव ये न्यूक्लियस से जो एक रिजिड खूंटा है उससे आज़ाद हो जाती है, तो उसके बाद एच म्यू नॉट में अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हम प्रोटॉन भेजेंगे तो एच म्यू नॉट तो वो खूंटे से आज़ाद कर लेगा, इतनी बड़ी स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे गुब्बारा फुला रहे हैं, न्यूक्लियस को कुप्पी समझ लीजिए, और उससे स्टैंडिंग वेव गुब्बारा फूल रहा है, क्लाउड फूल रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है गुब्बारा इतना फूल जाता है कि गुब्बारा वो जो न्यूक्लियस वाली कुप्पी से अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हमारे मुंह में हवा है, तो गुब्बारा पूरा पैक हो गया है, हाईली सिमेट्रिक है, और वो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स हैं, वो नोड्स का काम कर रहे हैं जिनके मध्य हवा भरी है, मतलब स्टैंडिंग वेव भरी है। लेकिन जब आप जो बची हुई हवा है, चूँकि कुप्पी हट चुकी है, जब उसको वो भी जाएगी गुब्बारे में, तो बाहर से टकराएगी, तो एक तरह से वो पूरे के पूरे गुब्बारे को मोमेंटम एक डायरेक्शन में देती है जिस तरफ से फोटान आया रहा होता है। तो जब तक क्या बोलते हैं खूंटे से बंधा रहता है तो एच म्यू नॉट तक तो एनर्जी जो फोटान की रहती है वो वास्तव में स्टैंडिंग वेव या इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बैलून और क्लाउड के। लेकिन एक बार जब वो न्यूक्लियस के खूंटे से अलग हो जाता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी जो फोटान में बची है उसको तत्काल वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर ले। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस को छोड़ेगा तो एज एन सिमेट्रिकल बैलून की तरह छोड़ेगा, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नोड्स का काम कर रहे हैं जिनके मध्य स्टैंडिंग वेव है। लेकिन इसी के साथ साथ हमने पिछले एपिसोड में बताया कि चूँकि अगर कुछ एच म्यू नॉट से ऊपर का फोटान है तो कुछ एनर्जी एक डायरेक्शन में मोमेंटम भी देगा, और सबसे पहले मोमेंटम वही पार्टिकल्स पाएंगे जो फोटान के डायरेक्शन में सबसे पहले इंटरेक्ट किए हैं। तो बॉल है जो निकल रही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बॉल, तो उसके पीछे से जिस साइड से फोटान इंटरेक्ट कर रहा है वहाँ पार्टिकल्स पहले मोमेंटम पाएंगे, तो एक तरह से स्क्यूज होने लगेगा गुब्बारा ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्क्यूज होने लगेगा। और ये स्क्यूज होता क्लाउड जितना ज़्यादा एच म्यू नॉट से ज़्यादा एनर्जी रहेगी उतना ज़्यादा गुब्बारे की काइनेटिक एनर्जी एवरेज सेंस में तो रहेगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, लेकिन वो पीछे से उतना ही एक स्क्यूज होता, मतलब उसमें अंदर क्या बोलते हैं, अंदर की ओर जो गुब्बारा है वो पीछे से कहीं मान लीजिए कि उसको कोई पीछे से पिन कर रहा हो, वो दबा रहा हो कोई। लेकिन जैसे ही ये गुब्बारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डबल स्लिट के एरिया में पहुंचता है तो वहाँ जो डबल स्लिट के मध्य जो भी ये मतलब जहाँ मतलब भरा स्पेस है, तो एक तरह से ये गुब्बारा और दबता है। तो जैसे ही ये गुब्बारा दबता है और तो वास्तव में जो स्टैंडिंग वेव होती है जो इलेक्ट्रॉन की है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के मध्य, तो ये स्पेस और स्क्यूज होता है। तो यहाँ से नोड्स कुछ नोड खुलते हैं और कुछ नोड्स खुलने के साथ जो स्टैंडिंग वेव इन फ्लक्चुएटिंग नोड्स में फंसी हुई है, लगातार मूव कर रही है, वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं रिलीज होना चालू करती है। वो कुछ इस तरह से होता है कि स्टैंडिंग वेव जो होती है वो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लक्चुएटिंग नोड्स के मध्य है वो अपने आप को जब वो नोड से रिलीज होती है तो फ्री लाइट की तरह रिलीज हो रही है, एक तरह से प्लेन वेव के तरह कन्वर्जन होने लगता है। तो फ्लक्चुएटिंग नोड्स के मध्य जो स्टैंडिंग वेव है वो क्या बोलते हैं जब स्लिट के पास आती है तो वहाँ नोड्स खुलने लगते हैं और जिसके कारण क्या बोलते हैं वो एक प्लेन वेव कन्वर्जन में वो बदलने लगती है स्टैंडिंग वेव। और वो वेव जो आ रही होती है लाइट की कहीं और से नहीं आ रही होती है, जो स्टैंडिंग वेव है उसी से जो नोड से वो निकल रहे हैं वही फ्री लाइट भी बना रहे हैं, और ये दोनों स्लिट से एज अ प्लेन वेव की तरह पास होते हैं। बस हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इस तरह समझाने की कोशिश की कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी वो पाएगा एच म्यू नॉट के ऊपर उतना ही गुब्बारा इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके पार्टिकल्स वो पीछे से स्क्यूज होंगे। जैसे आप गुब्बारा फुलाए वो पीछे से आप वो जहाँ बांधा है उसको पीछे से आप और ठेलिए अंदर, तो सेब के आकार का होने लगता है, पीछे से गड्ढा होने लगता है। लेकिन यही सेब अगर सामने दीवार से टकराने लगे तो फिर ये क्या बोलते हैं कुछ नोड्स खुलने लगेंगे और स्टैंडिंग वेव खुलने लगेगी एज अ प्लेन वेव में, और वो प्लेन वेव दोनों स्लिट से पास होगी और इंटरफेरेंस करेगी। तो एनर्जी जो स्टैंडिंग वेव की रहेगी फ्लक्चुएटिंग नोड से वो पास होगी एज अ जैसे प्लेन वेव में जैसे कि लाइट पास हो रही है दोनों स्लिटों से, वहीं दूसरी ओर जो भी स्टैंडिंग वेव है
जो कि पार्टिकल्स के मध्य अभी भी है और जिससे एनर्जी वास्तव में फ्री लाइट निकल रही है। अगर आप उसको देखेंगे तो इस तरह से ऐसा दिखेगा कि वो क्या बोलते हैं, वो एक तरह से स्लो मूविंग फोटान है। और इस स्लो मूविंग फोटान में क्या है, मास है। क्या है, मास है। ठीक उसी तरह से दिखेगा जैसे लाइट वैक्यूम से आ रही है और जैसे ही किसी मीडियम में घुसती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड इसलिए स्लो होती है क्योंकि वो जब मीडियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो एक तरह से सेकेंडरी वेव जनरेट होती है। तो ग्रुप वेव देखते हैं तो जो लाइट हमको मीडियम में दिख रही होती है वो ग्रुप वेव दिख रही होती है और इसलिए वो क्या बोलते हैं, स्लो दिखती है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव लिए जब क्या बोलते हैं स्लिट्स के पास पहुंचता है ना, तो वहाँ पर वो स्टैंडिंग वेव जो है एक तरह से ग्रुप वेव है और जब वो स्क्यूज होने लगता है स्लिट के मतलब प्रेशर में, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से बिहेव करता है कि मानो जो स्टैंडिंग वेव है अब वहाँ से लाइट एक प्लेन वेव में आगे निकल रही है, लेकिन जो स्टैंडिंग वेव जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन की स्पीड के साथ आगे, वो एक तरह से मानिए कि जैसे कि एक स्लो फोटान या ग्रुप वेव क्या बोलते हैं मूव कर रहा है और वो ऐसे मीडियम में मूव कर रहा है जिसका मीडियम कोई और नहीं बनाया है, इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी बनाए हैं। तो ये स्लो मूविंग फोटान जो स्टैंडिंग वेव लिया हुआ है उसमें मास भी है। कुछ इस तरह से समझिए कि अगर फोटान जो है वैक्यूम में है लाइट की स्पीड से, अगर वो स्लो हो जाए तो कुछ मास गेन कर लेता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब स्लिट के पास आता है तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है और कंप्रेस होने के कारण पार्टिकल्स के मध्य डिस्टेंस कम हो जाती है। इसलिए वेवलेंथ जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं पार्टिकल्स के मध्य से कंप्रेशन होगा और उतनी ही छोटी वेवलेंथ वास्तव में जो नोड्स से जो लाइट फ्री होगी एज ए प्लेन वेव की तरह निकलेगी और जो स्लिट से पास होगी तो उसकी भी उतनी ही छोटी वेवलेंथ होगी और वही वेवलेंथ एक्चुअली में डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रूप में इंटरफेरेंस करती है। कहाँ पे करती है, जहाँ पे स्क्रीन होती है उसके जस्ट पहले, लेकिन जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ फील्ड ज़्यादा है तो इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि ये जो वेव फ्री लाइट की निकल रही है ये स्लो मूविंग फोटान जो एक तरह से ग्रुप वेव की तरह बिहेव कर रहा है और जो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स रूप में मास भी लिया हुआ है तो एनर्जी तो आगे जा रही है लाइट की तरह इंटरफेरेंस कर रही है, लेकिन वो जो लाइट है वो कहाँ से निकल रही है, जो फोटान कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के मध्य फंसा हुआ है और स्टैंडिंग वेव बना रहा है वहीं से निकल रही है। तो एक तरह से एनर्जी जो लाइट की फ्री एनर्जी स्लिट से निकलती है और उसकी वेवलेंथ डिपेंड करती है स्टैंडिंग वेव जो इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स में फोटान फंसा हुआ है उसके करेस्पॉन्डिंग, और ये एनर्जी जो निकलती रहती है आगे इंटरफेरेंस करती है और यही इंटरफेरेंस और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो पार्टिकल पीछे छूट जाते हैं इलेक्ट्रॉन के जो नोड्स बना रहे हैं वो बाद में फॉलो करते हैं और फिर से जब स्क्रीन के पास आते हैं तो फिर से जो प्रोसेस अभी स्लिट के पास हुआ है कि स्टैंडिंग वेव प्लेन वेव में खुल रही थी तो उसी तरह ज़्यादातर जो प्लेन वेव है जिसपे पीछे जो नोड्स हैं वो फॉलो करते हैं, वो जो प्लेन वेव इंटरफेरेंस है फिर से वो स्क्रीन से इंटरेक्ट करता है और रिवर्स इफेक्ट होता है और प्लेन वेव जो है जिसको पीछे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स फॉलो कर रहे हैं वो फिर से रिवर्स प्रक्रिया होती है और वो फिर से एक तरह से स्टैंडिंग वेव के में कन्वर्ट होती है जिसमें नोड्स और कोई नहीं बनाते, इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन जो पॉइंट डॉट के तरह मेटेरियलाइज होता है वो कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक सिमेट्रिक बैलून की तरह वो मेटेरियलाइज हो रहा है जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिनके मध्य स्टैंडिंग वेव है। और एक्चुअली में मास एनर्जी कन्वर्जन से ये सब चीज़ें संभव होती है। स्लिट के जस्ट पहले मास एनर्जी कन्वर्जन इस तरह से होता है कि वो फ्री लाइट निकलने लगती है ग्रुप वेव से जो फोटान बना रहा होता है फ्लक्चुएटिंग नोड्स के मध्य, और उसके बाद क्या बोलते हैं वही रिवर्स प्रक्रिया जब इंटरफेरेंस को भी फॉलो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल और वो इंटरफेरेंस वाली लाइट जब फिर से क्या बोलते हैं स्क्रीन से टकराती है तो फिर से क्या बोलते हैं मास एनर्जी कन्वर्जन होता है जहाँ लाइट की जो इंटरफेरेंस वाली एनर्जी है फिर से वो मास में तब्दील होने लगती है, छोटे छोटे पार्टिकल जो फॉलो कर रहे होते पहुँचते हैं उनमें फिर से एनर्जी वापस मास में तब्दील होने लगती है और जो फ्री फोटान जैसा होता है ना, फ्री फोटान आया और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है उससे टकराया तो फिर
हायर स्टैंडिंग वेव बन गई। तो कुछ वैसा ही फ्री फोटॉन अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मतलब जो इंटरफेरेंस में जो भी फ्री फोटॉन मूव कर रहा है एनर्जी का हिस्सा, वो टकराने पर वो एनर्जी वापस कन्वर्ट हो जाती है मास में, पार्टिकल्स के, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल मास भी गेन करते हैं और बाकी बची हुई जो भी एनर्जी, फ्री एनर्जी जो रिलीज हुई थी दोनों स्लिट से, उसको वापस वो स्टैंडिंग वेव में फिर से बांध लेते हैं। और ये पूरा सिस्टम बहुत खूबसूरती से मेटेरियलाइज हो जाता है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स में। लेकिन पैटर्न जो देखते हैं वो कोई और नहीं देखते हैं, इंटरफेरेंस का ही पैटर्न हम देखते हैं, जिसकी अपनी एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, प्लेन वेव की तरह, जैसे डी ब्रॉगली ने क्या बोलते प्रपोज किया था। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी और के नहीं है, बल्कि ये जो स्टैंडिंग फोटॉन है, स्टैंडिंग वेव फोटॉन है, उसी की है। और वो जो फोटॉन जो है वो कहाँ फंसा हुआ है, वो फ्लक्चुएटिंग ग्रेविटी नोड्स में फंसा हुआ है। वो फ्लक्चुएटिंग ग्रेविटी नोड्स कहाँ से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से आ रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल नोड्स की तरह काम कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। फ्लक्चुएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव जो भी लिए हुए हैं उसके साथ मास एनर्जी कन्वर्जेंस कर रहे हैं, और एक नोड दूसरे से मास भी ट्रांसफ़र कर रहा है, और इस तरह से ग्रेविटी भी इन पॉइंटों पर बदल रही है। तो एक तरह से हम पार्टिकल को किस तरह विजुलाइज कर सकते हैं? एक मूविंग पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को छोटे छोटे क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग ग्रेविटी नोड्स से के तरह विजुलाइज कर सकते हैं। और वास्तव में ये जो छोटे छोटे फ्लक्चुएटिंग नोड्स हैं, ये आपस में बंधे किससे हैं, इन्वेस्ट किसके साथ हैं? वो जो फोटॉन स्टैंडिंग वेव इनके मध्य जो बना रहा है। तो इस तरह से पार्टिकल को हम अपने स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल में एक तरह से स्टैंडिंग फोटॉन की तरह हम समझेंगे, और जो इनमेस किया हुआ है क्या, फ्लक्चुएटिंग ग्रेविटेशनल नोड्स को। एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव से ही, उनके आपस में इंटरेक्शन से ही, दो पार्टिकल्स के मध्य जो स्टैंडिंग वेव हुआ, उसी दो पार्टिकल, दो दूसरे स्टैंडिंग वेव, इनके आपस के मध्य इंटरेक्शन से ही नोड्स का फ्लक्चुएशन हो रहा है, इन्हें मास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी कारण ग्रेविटेशनल नोड्स भी जनरेट हो रहे हैं। या आप रिवर्स तरीके से भी कह सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम के जरिए ही, इनके डायनेमिक इक्विलिब्रियम के जरिए ही एक पार्टिकल को हम विजुलाइज कैसे करेंगे? एज अ फोटॉन, स्टैंडिंग वेव फोटॉन। और जो स्टैंडिंग वेव बन रही है फ्लक्चुएटिंग नोड्स के बीच बन रही है। फ्लक्चुएटिंग नोड्स और कोई नहीं बना रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स बना रहे हैं, जो मास एनर्जी कन्वर्जन के द्वारा ही जन्मे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यही स्टैंडिंग फोटॉन जो होता है, जो नोड्स लिए हुआ है, ये एक्चुअली में पूरा सिस्टम मूव कर रहा होता है काइनेटिक एनर्जी लिए हुए। तो मूविंग पार्टिकल को हम एक तरह से मूविंग, स्टैंडिंग, स्लो मूविंग फोटॉन की तरह रियलाइज करेंगे, जिसमें कि एक स्लो मूविंग फोटॉन में एक मास है, और वो स्लो मूविंग फोटॉन कुछ और नहीं है, जो फोटॉन स्टैंडिंग वेव बना रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट, अलग अलग वेवलेंथ लिए फ्लक्चुएटिंग नोड्स के मध्य, फ्लक्चुएटिंग ग्रेविटेशनल नोड्स के मध्य, जहाँ एनर्जी मास का कन्वर्जन हो रहा है। तो उम्मीद है ये एपिसोड बड़ी खूबसूरती से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझाता है कि क्यों h/0 के ऊपर सारी फ्रीक्वेंसीज अलाउड हैं। ये भी समझाता है कि जब भी खूंटे से इलेक्ट्रॉन एज ए स्टैंडिंग वेव की तरह बंधा होगा तो हर फ्रीक्वेंसी अलाउड नहीं होगी। तो बोर पास्टुलेट को भी वो समझाने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को भी समझाने की कोशिश कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो अगर जैसे बोर ऑर्बिट या रदरफोर्ड ऑर्बिट में अगर सर्किल में घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम है, उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है। और इस तरह से मास एनर्जी कन्वर्जेंस के जरिए ही वास्तव में जो स्पिन है उसको भी समझा रहा है। और इसी तरह जो मास एनर्जी कन्वर्जन से एक नोड से दूसरे नोड पर जो मास ट्रांसफ़र होगा, एंगुलर मोमेंटम को भी, और कैसे इस मॉडल में दोनों ही एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग स्पिन हो या स्वयं फ्लक्चुएशन के कारण स्पिन हो, वो आपस में क्या बोलते हैं एंटेंगलमेंट कर सकती है, ये भी समझाने की कोशिश करता है। और इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रख लीजिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नोड्स तो वही रहेंगे, परंतु हर एक पार्टिकल अब दो इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल से इस तरह बना होगा कि एक टोपी मान लीजिए कि सुनील गावस्कर साहब की सीधी है सफ़ेद वाली, और दूसरी टोपी जो है विवियन रिचर्ड साहब की तरह जो गोली वाली है वो उल्टी है, और दोनों जो टोपियों के किनारे वाले प्लेट हैं उस पर जुड़े हुए हैं ना। तो जब मास एनर्जी कन्वर्जन होगा तो बस टोपी घुमा दीजिए, विवियन रिचर्ड वाली इधर और उसको प्लेट के अनुसार, और सुनील गावस्कर वाली इधर,
तो बिना ज़्यादा फ्लक्चुएशन के, बिना ज़्यादा मास एनर्जी कन्वर्जन के आपको इलेक्ट्रॉनों की स्पिन बदल जाएगी। एक्चुअली मास एनर्जी कन्वर्जन से क्या होता है कि जो भी पार्टिकल में दोनों इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन है वो हम विभेद कर ही नहीं सकते हैं। मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं और किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन व उससे संबंधित पार्टिकल्स जब तक पूरे एक साथ नहीं आ जाते हैं, मेटेरियलाइज नहीं हो जाते हैं, तब तक क्या बोलते हैं, हम यही कह सकते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन दो स्पिन में है, प्लस हाफ और माइनस हाफ में, क्योंकि हम एक जो पार्टिकल है जो दोनों इलेक्ट्रॉनों के पार्टिकल्स को कहीं ना कहीं इस तरह से डबल हेड में, इन्वर्टेड हेड मॉडल में लिया हुआ है, और मास एनर्जी कन्वर्जन यहाँ पे आसान हो जाता है, फ्लक्चुएशन आसान हो जाते हैं स्पिन एक्सचेंज के कारण। इस तरह से अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंगल टोपी रहेगी, तो पूरा इनसाइड आउट उसको फ्लक्चुएट करना पड़ेगा, थोड़ा कठिन काम होता है। तो इसलिए स्टैंडिंग वेव के जरिए और डबल हेड मॉडल के जरिए दो इलेक्ट्रॉन आसानी से स्पिन एक्सचेंज कर सकते हैं, और मास एनर्जी कन्वर्जन में हर एक पॉइंट पर पार्टिकल जो है वो दो इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों पार्टिकल्स अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉन दोनों ही अवस्थाओं में है जब तक कि हम किसी एक की स्पिन डिसाइड ना कर लें। तो इस तरह से हम क्वांटम सुपरपोजिशन को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही एक का स्टेज, एक इलेक्ट्रॉन मेटेरियलाइज होने लगता है किसी एक्सपेरिमेंट में, तो ऑटोमेटिक दूसरे की अवस्था फिक्स हो जाती है। इस तरह से हम एंटेंगलमेंट को भी समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें ना समय लगेगा ना टाइम लगेगा, ये इस तरह से हम इस मॉडल ये भी समझा दे रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ। उम्मीद है कि ये मॉडल आप लोगों को पसंद आएगा। पार्टिकल कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, स्टैंडिंग फोटान है, और वो फ्लक्चुएटिंग नोट्स के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम कोई बड़ा, अगर एटम और क्या बोलते ले ले, या कोई बड़ा कई हज़ार एटम वाला कोई मॉलिक्यूल ले ले जो कई हज़ार एटम है, तो उसमें भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। उसमें न्यूक्लियाई और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा हुआ है, न्यूक्लियाई स्वयं एक पार्टिकल है, और ये पूरा सिस्टम क्या बोलते हैं, चाहे हज़ारों इलेक्ट्रॉन हो, हज़ारों न्यूक्लियाई हो, उनके मध्य स्टैंडिंग वेव है। लेकिन जितने ही क्या बोलते हैं स्पीड से हम भेजेंगे, उतना ही वो वहाँ पर स्लिट के पास स्क्यूज होगा, और स्क्यूज होने के कारण वो प्लेन वेव में एनर्जी रिलीज करेगा जो स्टैंडिंग वेव लाइट की फंसी हुई है, और वो और इसी तरह से स्लिट पे हम डबल इंटरफेरेंस हम देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग फिर जब स्क्रीन पर मेटेरियलाइजेशन देखेंगे। यही कारण है इलेक्ट्रॉन ही नहीं और बड़े पार्टिकल्स और कई हज़ार एटम वाले पार्टिकल्स भी क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हैं। यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ कोई और नहीं है बल्कि जो स्टैंडिंग वेव है जो प्लेन वेव में बदल रही है, जिससे प्लेन वेव आ रही है, जो इंटरफेरेंस कर रही है, वही स्टैंडिंग वेव के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। और